आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बारे में आप सबने, हम ये आशा करते हैं कि सुन रखा होगा, लेकिन अगर अभी तक आप इस पूरे घटनाक्रम को समझने में थोड़ा दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आइए आपको संक्षिप्त रूप में बताते हैं कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या था और कैसे इसने ईरान को दहला दिया है। दरअसल इसकी शुरुआत तो कल ही हो गई थी जब शाम टाइम अमेरिका से मल्टीपल वीडियोस आनी शुरू हुई कि अमेरिका के अलग अलग एयरबेसिस से जो B-2 बॉम्बर्स हैं इन्होंने उड़ान भरी और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि इतना मैसिव स्ट्राइक पैकेज जो जा रहा है इसका टारगेट ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है या दूसरे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं ये हो सकते हैं। और फिर अटकलों का दौर शुरू हुआ, लेकिन रात को 2 से 3 बजे के बीच सब कुछ स्पष्ट हो गया कि ये कोई एक ड्रिल नहीं थी, ये कोई दबाव बनाने का प्रयास नहीं था, बल्कि अमेरिका ने एक्चुअल स्ट्राइक करी है जिसको उन्होंने नाम दिया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अब इसका जो घटनाक्रम था ये पूरी तरीके से किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं था, क्योंकि अगर हम अमेरिकी प्रेस ब्रीफिंग की बात करें तो अमेरिका ने ये कंफर्म कर दिया है कि इस स्ट्राइक में सिर्फ अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ही संलग्न नहीं थे, बल्कि अमेरिकी सबमरीन्स ने भी 2 दर्जन से ज़्यादा टॉमाहॉक मिसाइल्स हैं ये लॉन्च करी हैं। यानी तकरीबन 24 से ज़्यादा टॉमाहॉक मिसाइल्स ने पहले इरानियन मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया और उसके बाद अमेरिका ने अलग अलग देशों के वायु स्पेस का या एयर स्पेस का यूज़ करके ईरान में एंटर किया। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जब ये स्ट्राइक पैकेज आ रहा था तो उस वक्त तक हमें नहीं पता था कि हमें कैसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले हमने 4th और 4.5 जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं इनको आगे डिप्लॉय किया ताकि ये किसी भी पोटेंशियल थ्रेट का पता लगा सके और उससे जो निपटने की क्षमता है उसको प्रदर्शित कर सके। हालांकि उन्होंने ये कंफर्म किया कि पूरे रास्ते में उन्हें किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस का सामना करना नहीं पड़ा। अब स्ट्राइक पैकेज की बात करें तो दावा किया गया कि इस पूरे स्ट्राइक पैकेज में 7 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था जिनको F-22 रैप्टर से स्क्वाड किया जा रहा था और इसके अलावा 125 से ज़्यादा जो US मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट है खासकर B-2 बॉम्बर ये इरानियन एयर स्पेस पे दाखिल होता है और इसने तकरीबन 14 की संख्या में GBU-57 जो कि बंकर बस्टर बॉम्ब है इनको यूज़ किया था प्रेसिजन स्ट्राइक के लिए। और इसके अलावा टोटल 75 प्रेसिजन गाइडेड वेपन्स का यूज़ किया गया था ईरान के अलग अलग टारगेट को हिट करने के लिए। और अमेरिका इस पूरे ऑपरेशन को एक मैसिव सक्सेस बता रहा है। हालांकि इसमें डिटेल्स बहुत सारी हैं जिनको इस वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमने आपको संक्षिप्त में समझा दिया है कि मिडनाइट हैमर में क्या हुआ था। और कुछ रिपोर्ट तो ये भी दावा करती हैं, खासकर इरानियन मीडिया आउटलेट की बात करें तो पाकिस्तान से वो काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि उनको यह दावा है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर अमेरिका की मदद करी है और पाकिस्तान ने पूरा सहयोग अमेरिका को इस स्ट्राइक में दिया है। तो कुल मिलाकर के जो भी हो, अमेरिका इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से सक्सेसफुल मानता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर आ रही है। कावेरी इंजन प्रोग्राम में जो टेस्ट बेड है इसको लेकर अब आवाज़ उठनी तेज हुई है। भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट और अधिकारियों ने अब इसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी है और सरकार से ये अपील करी है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना को आत्मनिर्भर बनाया जाए और जो ओवर डिपेंडेंसी है हमारी अमेरिकन इंजन्स पे उसको कम किया जाए, तो ये एक ही कीमत पर हो सकती है कि आप गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट को वो सारी ज़रूरी सुविधाएँ मुहैया करवाएं जो कि जेट इंजन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। क्रोध की एक बड़ी वजह यह भी है कि रूस में जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं उसके चलते कावेरी इंजन प्रोग्राम चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि जहां पर हम ग्रोमोव फ्लाइट इंस्टीट्यूट पे जाते हैं अपने इंजन को टेस्ट करने, जहां पर एक मॉडिफाइड IL-76 में इनको माउंट किया जाता है, वहां का वेटिंग पीरियड काफ़ी लंबा है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी रशियन इंजन को टेस्ट किया जा रहा है और एक काफ़ी लिमिटेड समय मिल रहा है कावेरी इंजन के लिए, वो भी काफ़ी मुश्किल से, जिसके चलते जो प्रोग्राम 6 महीने में पूरा होना है उसमें हमें 2-2 साल लग जा रहे हैं। और इसी चीज़ ने भारत के लिए दिक्कतों को बढ़ा दिया है। अब पहली डिमांड यहाँ पर यह की जा रही है कि तत्काल तौर पर गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट की जो रिक्वेस्ट है एक इंडिजिनस फ्लाइंग टेस्ट बेड की वो पूरा किया जाए। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या हमारे पास कोई उपलब्ध ऑप्शन है। एक उपलब्ध ऑप्शन था, उस पर अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, जहां पर कहा गया था कि एयर इंडिया अपने एक पुराने बोइंग 747 को वहां पर ऑक्शन कर रही है, लेकिन उस पर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जहां पर गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट के प्रपोजल को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने गंभीरता के साथ लिया है और वो इस समय इंडियन एयरफोर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, जहां पर एक पुराने IL-76 एयरक्राफ्ट को एक्वायर किए जाने की बात की गई है
और अगर सब कुछ सही रहता है तो IL-76 के रूप में हमें पहला फ्लाइंग टेस्ट बेड मिल सकता है और ये हमारे लिए एक माइलस्टोन से कम नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इंडिजिनस फ्लाइंग टेस्ट बेड ले आते हैं तो इंजन टेस्टिंग का प्रोसेस जिसमें हमें महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, वो काम भारत में हो पाएंगे। और ऑलरेडी इसमें कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी इसमें आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि आपको याद दिला दें कि फ्लाइंग टेस्ट बेड की तलाश आज से नहीं हो रही है, बल्कि 2000 के दशक से हो रही है और मल्टीपल फाइटर जेट जिसमें MiG-29, सुखोई 30 MKI, तेजस और IL-76 का नाम पहले भी आ चुका है, लेकिन वो सारी बातचीतें अपने अंतिम रूप तक या अंतिम कह सकते हैं स्तर तक नहीं पहुंच पाई। हमारी अगली बड़ी अपडेट बोइंग से आ रही है और बोइंग की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट दी गई है जो भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी राहत की बात हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही साथ अब भारतीय वायुसेना को अपने प्रोग्राम को एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड की। C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड कितने उपयोगी एयरक्राफ्ट हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सब भली भांति इनसे परिचित हैं और आपने ये रिपोर्ट भी सुन रखी है जहां पर भारतीय वायुसेना ने इनको एडिशनल नंबर्स में खरीदने की बात की थी। लेकिन दिक्कत यह है कि 2015 में ही इनके प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था और भारत का प्लान ये था कि अगर अमेरिकी वायुसेना के पास सरप्लस में एयरक्राफ्ट होंगे तो उनको ही लिया जाएगा। लेकिन पेरिस एयर शो के दौरान बोइंग ने एक काफ़ी चौंकाने वाला बयान दिया है जहां पर उन्होंने कंफर्म किया है कि बोइंग एक बार फिर से इनके प्रोडक्शन को रीस्टार्ट करने के लिए कंसीडर कर रही है, लेकिन उससे पहले बोइंग ये सुनिश्चित करना चाहेगी कि कम से कम रीजनेबल नंबर्स में इनके ऑर्डर हों ताकि बोइंग को ये चीज़ें ज़्यादा महंगी ना पड़े, क्योंकि बोइंग का कहना है कि उनकी जो प्रोडक्शन लाइन है अगर उसको रीएक्टिवेट किया जाता है तो उसमें सिलसिलेवार तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होंगी। सप्लाई चेन को रीएक्टिवेट करना पड़ेगा और ऐसे में अगर कम एयरक्राफ्ट का ऑर्डर आता है तो ये उनके लिए एक घाटे का सौदा होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि अब भारत समेत कई देश जो कि C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड को एक्वायर करना चाहते हैं वो पहले अपने नंबर्स को सुनिश्चित कर ले, वो डेटा बोइंग तक पहुंचाया जाए ताकि बोइंग इस पर कोई बड़ा निर्णय ले सके। और यदि ऐसा होता है और प्रोडक्शन लाइन इसकी रीस्टार्ट होती है तो US एयरफोर्स भी एडिशनल नंबर्स में इनको एक्वायर करेगी। ये चीज़ भी ऑलमोस्ट तय हो चुकी है, तो देखते हैं आगे चल के क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। जैसा कि आप सबको पता है कि अब तकरीबन 7 से 8 दिन हो गए हैं, लेकिन तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर जो F-35 लाइटनिंग 2 है ये अभी भी खड़ा हुआ है और इस पे कोई मेंटेनेंस वर्क नहीं चल रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स की एक टीम आई है सिंगापुर से जो कि अभी मामले की पड़ताल कर रही है और अगर सब कुछ सही ना रहा तो फिर अब रॉयल एयरफोर्स जो है इसको अपने C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट से एयरलिफ्ट करने पर विचार कर सकती है। बताया जा रहा है कि इनिशियली लो फ्यूल की समस्या बताकर के इसने इमरजेंसी लैंडिंग करी थी, लेकिन इसमें हाइड्रोलिक के साथ साथ इंजन रिलेटेड इश्यूज देखे गए हैं जो अगर इंडिया में रेक्टिफाई नहीं हो पाते हैं तो फिर इस एयरक्राफ्ट को एयरलिफ्ट करना पड़ेगा। आपको बता दें कि भारत ने पहले ही इनको हैंगर ऑफर किया है कि खुले में एयरक्राफ्ट रखने से अच्छा आप हैंगर में ले जाएं और मेंटेनेंस वर्क को पूरा करें, लेकिन भारत की रिक्वेस्ट को उन्होंने डिनाई कर दिया है और अब इसको एयरलिफ्ट करने का जो विकल्प है उस पर उनके तरफ से विचार किया जा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।